कम करने वाले को क्या बोलेंगे? पॉइजन। यहाँ पे भी आपको यही याद रखना है। यानी हेबर प्रोसेस के लिए सारा मैंने आपको बोला है कि आयरन जो है वो कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम जो है प्रोमोटर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S गैस जो है वो किसकी तरफ बिहेव करेगी? पॉइजन की तरफ। तो हेबर प्रोसेस के लिए आपको सब कुछ याद होना चाहिए। इसके बाद है ऑटो कैटालाइसिस। तो कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हम अपनी तरफ से कैटलिस्ट ऐड नहीं करते। बेटा फर्क इतना सा है कि इनहिबिटर जो है वो डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, यानी वो डायरेक्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट जब हम बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, और इनहिबिटर को अगर आपको याद रखना तो नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा और रेट कम कर देगा। पर पॉइजन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा, वो किसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है? कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी। तो कैटलिस्ट की पावर कम कर देता है। जैसे प्रमोटर कैटलिस्ट की पावर बढ़ाता है, तो पॉइजन क्या करेगा? कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। और इनहिबिटर का मतलब है नेगेटिव कैटलिस्ट। ऑटो कैटालाइसिस, तो कई रिएक्शन में हम जो है ऊपर से कैटलिस्ट नहीं मिलाते हैं। तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे 5-6 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का वर्क करे, यानी वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन बिगिन टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट ही अगर कैटलिस्ट का वर्क करने लग जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, यानी प्रोसेस या रिएक्शन खुद के लिए खुद ही कैटालाइस्ट बना रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालाइसिस। तो जब भी ऑटो कैटालाइसिस वाले स्टेप्स आप पढ़ते हैं तो इनिशियली जो है स्पीड जो है स्लो रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कैटलिस्ट भी नहीं बनेगा, तो तब तक रेट क्या रहेगी? स्लो। और जैसे कैटलिस्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो कैटलिस्ट आते ही रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। तो इनिशियली इसलिए स्लो होती है, बाद में प्रोडक्ट जो है फास्ट रेट से बनने लग जाता है। अगर आप जीवन में कभी भी लैब में गए हैं तो एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं ये वाला, कि डाइल्यूट H2SO4 लिया जाता है बोतल से, ब्यूरेट से, पिपेट से, और ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसके अंदर मिलाते हैं और बार बार रेगुलरली टाइम इंटरवल में उसे एजिटेट करते रहते हैं, टाइट्रेशन जिसे आप बोलते हैं। हाँ, सही मिल रहा था बेटा। तो आप देखते हो काफी सारी ड्रॉप्स ऐड करने के बाद एक लाइट पिंक कलर आता है। काफी सारे ड्रॉप्स ऐड करने के बाद क्या आता है? लाइट पिंक कलर। एक्चुअल में KMnO4 Mn+7 पे है, और एसिडिक मीडियम में Mn+7 किसमें आता है? Mn+2 में। तो Mn+2 बनने की वजह से पिंक कलर आता है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है एक्चुअल में? ये पिंक कलर का आएगा, और ये पिंक कलर किसकी वजह से आएगा? Mn+2 की वजह से। MnSO4 में Mn+2 ही है। अब जैसे ही वो लाइट पिंक कलर आता है तो एक या दो ड्रॉप जब आप उसके बाद ऐड करोगे तो वो क्या होगा? एकदम रेडिश हो जाएगा या वाइन कलर का हो जाएगा, बहुत डार्क। मतलब 10, 15, 20 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद तो लाइट पिंक कलर आया। इसका मतलब कलर आने में टाइम क्या लगा? बहुत ज्यादा। स्पीड क्या है? स्लो। इतनी ड्रॉप मिलानी पड़ी, पर उसके बाद एक या दो ड्रॉप मिलाते ही क्या हो जाता है? बहुत डार्क आ जाता है कलर। इसका मतलब क्या हुआ? रेट बहुत फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है वही किसका वर्क कर रहा है? कैटलिस्ट। ये वाला बात। नेक्स्ट है इंड्यूस कैटालाइसिस। इंड्यूस का मतलब होता है कि एक की वजह से दूसरे का फायदा, या एक की प्रेजेंस की वजह से किसी दूसरे रिएक्शन की रेट में चेंज होना या फास्ट होना। तो एक्चुअल में क्या होता है? जैसे सोडियम आर्सेनाइड है, तो इसको जब एयर से पास करते हैं ऑक्सीजन से, तो इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। पर जब इसको सोडियम सल्फाइड के साथ ऐड करके एयर से पास करते हैं तो सिर्फ इसके रिएक्शन की प्रेजेंस की वजह से इसका ऑक्सीडेशन कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक रिएक्शन की प्रेजेंस की वजह से दूसरे रिएक्शन की रेट में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंड्यूस कैटालाइसिस। तो इनमें से आपको अब तक जो हमने पढ़ा उसमें काम की बात जो आपके लिए क्या है? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस क्या है। इसके अलावा हेबर प्रोसेस का आपको सारा याद होना चाहिए। क्लियर है बात? बाकी डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए। अगर पेपर में कुछ आने लायक है या जिससे आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है, जो कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज आप मान लीजिए। ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टीज है, इसमें थोड़ा सा शायद ये लास्ट पॉइंट जो है वो मैं बता दूंगा ऐसे।
तो इसमें बेसिकली क्या है, सारे के सारे पॉइंट जो है इसमें से 8 या 9 पॉइंट या ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट आप इनडायरेक्टली किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मोस्टली सारे टॉपिक पॉइंट्स जो आप कैटलिस्ट के वो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ किसने किसको ऑक्सीडेशन किया ये बात हो ही नहीं रही बेटा, बस ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन की प्रेजेंस की वजह से दूसरे रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पुरानी परिभाषा क्या, पुरानी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो एक की वजह से दूसरे का फायदा। बेटा जब तू एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तब देख लेना कि कौन सा कलर आता है। तुम्हारे लिए आंसर तो बस इतना ही है कि हाँ भाई यहाँ तक आंसर दे दो, पिंक। बस भविष्य में तुम्हें जीवन में कभी मौका मिला कोरोना के अलावा तो आपको ऐसा सौभाग्य जरूर मिलेगा, आपके बुढ़ापे तक तो आ ही जाएगा। ओके, तो आपको जो याद रखने वाले पॉइंट्स है वो ये है, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन आया है पेपर में तो वो कैरेक्टरिस्टिक से आई है। तो सबसे पहला पॉइंट ये मैं बोल चुका हूं कि कैटलिस्ट जो है उसका मास चेंज नहीं होता है रिएक्शन में, और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट, जितना अमाउंट मिलाएंगे उतने अमाउंट में हमें वापस मिल जाएगा। इसके अलावा वो छोटा सा जो अमाउंट होता है कैटलिस्ट का, वही किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए वो सफिशिएंट है। ये पॉइंट काम का है। किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट शुरू नहीं करता है, किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं करता है, वो सिर्फ मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है, मैकेनिज्म। तो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन इनिशिएट नहीं करेगा, इनिशिएट तो रिएक्टेंट ही करेंगे, और ये सिर्फ किसमें पार्टिसिपेट करता है, मैकेनिज्म में। अगर कोई रिएक्टेंट कैटलिस्ट जो है सॉलिड है तो वो इफेक्टिवली वर्क तब करेगा जब वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और फ्री वैलेंसी बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा पाउडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कैटलिस्ट जो है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका नेचर भी चेंज नहीं करता। जैसे हेबर प्रोसेस में अमोनिया बन रही है तो आप आयरन का यूज करके बनाओ या विदाउट आयरन बनाओ, वो NH3 रहेगी, उसकी स्मेल वही रहेगी, उसका मोलर मास 17 ही रहेगा, उसका कंपोजिशन वही रहेगा, उसके बॉन्ड्स वही रहेंगे। तो कैटलिस्ट कुछ चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट ने क्या करेगा, बस वो स्पीड बढ़ा देगा बनने की, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये जैसे आप इक्विलिब्रियम में एक ऐसा ग्राफ देखेंगे टाइम और रेट के बीच में, तो जब रेट ऑफ ये है प्रोडक्ट के लिए, सॉरी रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का, तो जब RF इक्वल टू RB आता है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम। अब कैटलिस्ट क्या करता है, वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को चेंज करता है उतना ही बैकवर्ड को अफेक्ट करता है। तो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन होने की पोजीशन चेंज नहीं करता, पोजीशन पहले भी यही थी अब भी यही है, बस उसने अटेन होने के टाइम को क्या कर दिया, कम। पहले देखिए यहाँ पे T1 टाइम मान लो, तो T2 पे मान लो, तो टाइम कम है ग्राफ में, इधर ये वाला टाइम छोटा है और ये वाला टाइम जो है बड़ा है। तो ये किसका इफेक्ट है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का इफेक्ट है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, उस इक्विलिब्रियम अटेन होने के टाइम को क्या कर देगा, कम। तो ये किसका इफेक्ट है, नेगेटिव। तो जब इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो इसलिए वो पोजीशन भी चेंज नहीं करता है, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। इसके अलावा स्पेसिफिक होता है नेचर में, हर रिएक्शन के लिए एक सर्टेन फिक्स होता है, वही यूज होता है, दूसरा यूज नहीं होता है। इसके अलावा कैटलिस्ट सिर्फ रेट कांस्टेंट को चेंज करता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, K = K e की पावर -KA/RT। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करते ही रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है ना, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। ये वाला पॉइंट वापस सुन ले बेटा, कि जब इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने अगर 11 में पढ़ चुके हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हो तो जब आपको पढ़ाया जाएगा अगर, तब आप पढ़ोगे कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाती है, उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम अटेन होने का टाइम थोड़ा पहले आ जाता है, पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती, वो वही मिलेगा जहां पहले मिला था।
वाई एक्सेस पे देख लो, यहाँ पे भी था और सेम ही पोजीशन है। तो जब इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो चेंज नहीं होती, बस टाइम जल्दी अचीव हो जाता है। एक जगह पैदल चल के जा रहे, एक जगह भाग के जा, वही बात। और डिक्रीज बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट लेगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या करेगा, वो टाइम बढ़ा देगा, तो रेट कम कर देगा। तो देखो ये टाइम बढ़ गया, इसका टाइम बढ़ गया। ग्राफ देखना आना चाहिए बेटा कि ये वाला टाइम कम है, ये थोड़ा और ज्यादा है और ये और ज्यादा है। हाँ बेटा तू बाइक से भागना है ना, बाइक से भी तेज भागेगा, तेरे पीछे कुत्ता दौड़ेगा और तेज भागेगा। ओके इसके अलावा कैटलिस्ट जो है सिर्फ मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ किस पे बेटा इक्विलिब्रियम में पढ़ना ना बेटा, मैं इक्विलिब्रियम थोड़ी पढ़ाने आया हूं यहाँ पे पूरा। यहाँ पे देख बेटा ये वाई एक्सेस पे यहाँ मिला, बाद में भी इधर ही मिल रहा है। जैसे तू पैदल चल के जा तेरे घर पे और फिर भाग के जा तो पहुंचा तो तेरे घर पे ही ना, बस फर्क क्या हुआ, भाग के जाएगा तो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, पर पहुंचा तो घर पे ही। चेंज किसका, डिफरेंस किसका है, टाइम का। तो वही बात है बेटा बस यहाँ पे कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो पहले पहुंचा देगा जहां पे तुम्हें पहुंचना है। नहीं बेटा पंजाब से नहीं है, फुल में फुल गुलाब था, चंडीगढ़ पंजाब का। ओके ले बेटा टेंशन ही खत्म है। इसके अलावा जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स जो है जब आप पढ़ेंगे तो आप कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो सिर्फ मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, इनिशियली रिएक्टेंट और फाइनल जो पोजीशन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं लाता है। तो जो भी स्टेट फंक्शन है उनमें भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो पॉइंट आप देख लीजिए, गिब्स एनर्जी हुई, एंट्रोपी हुई, वो सारे में कोई चेंज नहीं है। अब इंटरमीडिएट थ्योरी, यानी थ्योरी जो होती है कैटलिस्ट की, उनमें क्या क्या है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इंटरमीडिएट थ्योरी जो है वो होमोजीनियस कैटालाइसिस की है। इतना भी याद रख लोगे तो जीवन में बहुत भला हो जाएगा तुम्हारा। बाकी कुछ याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तो याद रहना ही चाहिए कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी या इंटरमीडिएट थ्योरी जो है वो सिर्फ किसके लिए है, होमोजीनियस कैटालाइसिस के लिए। जैसे इसमें होता क्या है, यहां से समझ लीजिए, जैसे ये मेन रिएक्शन है, A प्लस बी जो है वो आपस में रिएक्ट करके AB बना रहे हैं और X जो है वो कैटलिस्ट है। X क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट। तो अब ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ ये मैकेनिज्म है। तो इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट पे स्ट्राइक करेगा या कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करके इंटरमीडिएट बनाए, और ये इंटरमीडिएट फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा और कैटलिस्ट वैसे का वैसा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन SO3 बना रहे हैं SO2 प्लस O2 से, तो ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। तो पहले रिएक्टेंट ने इससे रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाया और देन प्रोडक्ट बना। तो कोई तो ये सोचे सर आपने तो बोला था कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये कि तो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट नहीं कर रहा बेटा। इनिशिएट किसने किया, रिएक्टेंट ने, रिएक्टेंट जाके रिएक्ट कर रहा है उस पर, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा है कैटलिस्ट। अब आप जब बोलते हो ना कि बचपन से आपने सुना होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट कैसे चेंज करता है, वो पाथ चेंज कर देता है, क्या ये वर्ड सुना है कभी? एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो पाथ चेंज कर देता है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट जो है कम कर देता है। काइनेटिक्स में भी यही सुना हो, ये कॉमन वर्ड है। अब एक्चुअल में वो पाथ का मतलब क्या है, देखिए अगर ये रिएक्शन सीधा A प्लस बी गिव AB होती तो कोई मैकेनिज्म होता और उसमें कोई ना कोई सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होती, कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ती। पर कैटलिस्ट ने क्या किया, इंटरमीडिएट थ्योरी में पाथ का मतलब है उसने मैकेनिज्म चेंज कर दिया। क्या किया, मैकेनिज्म चेंज किया, यानी पहले इंटरमीडिएट बनाया और फिर प्रोडक्ट बनाया, और इस तरह का मैकेनिज्म यूज किया कि इन दोनों में ओवरऑल जितनी एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा वो पहले के कंपेयर में कम होगा। तो ये पाथ चेंज का मतलब क्या है, चेंज इन मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म चेंज करना, और वो भी कौन सा, जहां पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। फुल डिटेल में पढ़ने के लिए आप काइनेटिक्स पढ़िए, वहाँ डेफिनेशन भी लिखे हुए है, थ्रेशोल्ड भी लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अगर वो भूल गया हो तो काइनेटिक्स के लेक्चर आप देखें। ओके, तो आपका काम का बात क्या है कि पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा एंड देन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट जो है बन जाए। और काम की बात क्या है, अगर पेपर में कभी आया तो सिर्फ इतना सा कि होमोजीनियस कैटालाइसिस जो है किस थ्योरी के लिए यूजफुल होता है, तो आपको सिर्फ इंटरमीडिएट। तो बेटा नाम से पता लग गया होगा मैंने इस पे जोर क्यों दिया है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे, तो सेम फेज में होंगे तभी तो रिएक्शन कर पाएंगे, तभी तो ये गैस लिया गया है, गैस आसानी से रिएक्ट कर जाएगी। समझ में आ गई बात, तभी वो इंटरमीडिएट बनता है। पर बेटा देखना रिएक्ट क्या कर रहा है, वो मैकेनिज्म में कर रहा है, मैकेनिज्म में वापस मिल गया ना, प्रोडक्ट खत्म होता है, ये देख आखिरी में वापस रीजनरेट हो गया, जितना मिला है उतना ही वापस मिल गया। रिएक्ट करने का मतलब है कि एनओ जो है आखिरी में आपको एनओ मिला ही नहीं, गायब हो गया एनओ, कुछ और बन गया। पर प्रोसेस खत्म होने पर जितना एनओ आपने मिला है उतना ही वापस मिल गया, ये बात होती है। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये वापस देखिए किसके लिए यूजफुल है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के लिए। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का मतलब रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है उनकी फिजिकल स्टेट या फेज जो है वो क्या होगा, अलग अलग। अब देखिए दो चीजें हो सकती है एक्टिवेशन को कम करने के लिए, या तो इंटरमीडिएट थ्योरी यूज करें। अब सारे तो होमोजीनियस कैटालाइसिस हो नहीं सकते, सारे तो होमोजीनियस कैटालाइसिस हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ तो हेट्रोजीनियस भी होती है ना, कुछ तो हेट्रोजीनियस भी होती है। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस में तो पाथ चेंज हो गया और पाथ चेंज हो गया एक्टिवेशन कम कर दिया। अब हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में क्या किया जाता है कि यार अगर मैं इंटरमीडिएट यानी मैकेनिज्म चेंज नहीं कर सकता तो मैं ऐसा क्या करूं, तो हम क्या करेंगे कि जितनी एक्टिवेशन मुझे देनी है, मान लो 100 किलो जूल मुझे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि कुछ एनर्जी जो है कंटेनर में रिलीज हो जाए, तो उस रिलीज एनर्जी को मैं यूज कर लूं एक्टिवेशन में। तो मान लो 30 किलो जूल भी रिलीज हो जाए, 40 भी रिलीज हो जाए, तो अब मुझे जो देनी पड़ेगी 100 से तो कम देनी पड़ेगी, आया ना, सही बात बोल रहा हूं ना, कि मान लो मुझे 100 किलो जूल की एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन के लिए, और मैंने ऐसा कंटेनर में कुछ प्रोसेस करवाया जिससे 30 या 40 किलो जूल उसी के अंदर रिलीज हो गई, तो अब मुझे एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ेगी, 100 से तो कम ही देनी पड़ेगी, आया ना, सही बोल रहा हूं, समझ में आ गई बात। हाँ, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी में यही करवाया जाता है। ये कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसी है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो इनका डिफ्यूजन करवाया जाता है। इनका क्या करवाया जाता है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन से क्या हुआ, हमने क्या करवाया, एडजॉर्प्शन करवाया। अब बताओ एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है, एडजॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। अब बताओ एक्सोथर्मिक है तो क्या रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज। और उसी रिलीज हीट का यूज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कर लेंगे, एक्टिवेशन के लिए। अब मान लो पूरी रिलीज नहीं हुई, तो एक्टिवेशन का तो मतलब ही क्या है, जो हम एक्स्ट्रा मिलाएंगे ऊपर से, सारी नहीं मिलेगी, मैं पहले बोल देता हूँ, सारी नहीं मिलेगी, कितना मिल भी सकती है। तो पर अब जो मुझे ऐड करवानी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी, पहले से तो कम देनी पड़ेगी, पहले से तो कम देनी पड़ेगी। और जैसे इनको रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, इनका बॉन्ड ही तोड़ के आपस में प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या किया, या तो रास्ता ही बदल दिया मैकेनिज्म कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला, या दूसरा क्या यूज किया कि हमने कुछ हीट कंटेनर में रिलीज करवा दी और उस रिलीज हीट को यूज कर लिया, उस रिलीज हीट को क्या कर लिया, यूज, और बची हुई जो है बाद में हमने एक्स्ट्रा दे दी।
तो ये है एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो ये किसके लिए होगा? हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, बस ये याद रहना चाहिए कि इंटरमीडिएट थ्योरी होमोजीनियस कैटालाइसिस के लिए होती है और एडजॉर्प्शन थ्योरी हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के लिए होती है। इसके अलावा ये वाला पार्ट तो आपको पूरा याद रहना चाहिए। हेबर प्रोसेस वाला तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, भले इसमें प्रेशर टेम्परेचर वाली चीजें याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ जो है ये दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ कैटलिस्ट याद रखना है, अगर याद हो जाए तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। आपको टेम्परेचर, प्रेशर और रिएक्शंस याद नहीं करनी। आपको मॉड्यूल में जो ये टेबल मिलेगी, कम से कम 15 से 16 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, 15 to 16 एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो देखिए पिछले 15-20 साल से इस टेबल से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पहले जब, वो मुझे नहीं पता बेटा, बोर्ड का मुझसे मत पूछा, है ना। तो पिछले 15-20 साल से कभी इसका क्वेश्चन नहीं आया है ना। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी बदकिस्मती है और तुम्हारी याद करने की कैपेसिटी है तो कम से कम आप ये 3 याद कर लो, क्योंकि जनरली जो नेम प्रोसेस होते हैं उन्हीं से आता है ना। पहले जब इसके क्वेश्चन कब आते थे बेटा? जब स्टेट पीएमटी हुआ करते थे, स्टेट पीएमटी होते थे तब इसके क्वेश्चन आया करते थे। वहां तो बहुत आसान सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सीधे क्वेश्चन जो है एक्चुअल में वो सबसे टफ होता है। तो आपकी इच्छा हो तो याद करो और ना कोई नहीं। मैंने हेबर प्रोसेस आपको याद करवा दिया है, हाँ टेबल मॉड्यूल में है, हाँ लास्ट ईयर तक तो थी, अब पता नहीं है या नहीं, है ना। ठीक है ना। तो आप पर, आप छोड़ भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैटलिस्ट में अब तक जो आपको पढ़ना है क्या है? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेना, एक बार तो पढ़ोगे सही। काम की बात क्या है? हेबर प्रोसेस के लिए सब कुछ याद करना आपको। आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रमोटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S गैस पॉइजन है। इसके अलावा हाँ, तो मॉड्यूल में टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? हटा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आते ही नहीं है तो टेंशन ही खत्म हो गई दिमाग से। तो आप बस 3 देख लेना बस, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना। पुराने मॉड्यूल में है, जिनके में नहीं है तो ठीक है। ओके, इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, हाँ टेबल है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से टेबल होनी चाहिए। ये है पेज नंबर 181 पर, 181 पर। अगर इसमें कुछ याद करना है आपको तो नीचे से जो तीसरा पॉइंट है, जहां क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, जहां जियोलाइट है, वो वैसे वो यहाँ पर है ऑलरेडी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑलरेडी यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप याद करना है आपको, है ना। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना रहेगा? ये जियोलाइट के 4 पॉइंट और एंजाइम के ये 5 पॉइंट। तो सुनिए जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्या लिखा हुआ है? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो यानी ऐसे कैटलिस्ट, बेटा बोल तो दिया यार, इच्छा हो तो कर ले वरना मत कर। मुझे जिनको इंपॉर्टेंट बताना था मैं बता चुका हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछते हैं। अब तुम एक एक लाइन चाहते हो तो हाँ बेटा तेरे हिसाब से तू सारे याद कर। एक ही चीज तुम यार बार बार बुलवा रहे हो मुझसे। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं मार्क कर देता हूँ कि ये तो पढ़ के जाना है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री है, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो वरना मत पढ़ो। थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा। अब इसमें कोई ये पूछ ले कि सर आयरन क्यों यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट, पॉइजन क्यों ले रहे हैं, ये होमोजीनियस क्यों है, हेटेरोजीनियस क्यों है, तो आयरन ही लेते हैं क्योंकि उसने कैटलिस्ट का वर्क किया। हाँ, तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, तो नाम से पता लग रहा होगा सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट से, यानी ऐसे कैटलिस्ट जो उनकी पोर स्ट्रक्चर का मतलब माइनर जो होल होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं पोर, उन पर और उनकी साइज जो होती है रिएक्टेंट की, उन पर डिपेंड करते हैं। तो
स्ट्रक्चर और साइज दोनों पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से इन्हें क्या बोला गया है, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और जो पोर की साइज होती है वो है 260 से 740 पिकोमीटर। जनरली जो जियोलाइट्स है ये हनीकॉम्ब की तरह दिखते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसकी तरह दिखते हैं। और इनका ये जनरल फॉर्मूला है, इन्हें जनरली सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं। मतलब इसमें ये जो सिलिकेट आयन है उसका होना तो कंपलसरी है, क्योंकि ये 3D सिलिकेट बोला गया है। क्या बोला गया है, 3D सिलिकेट। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में सिलिकेट का होना तो कंपल्शन है, सिलिकेट होगा तो ही काम चलेगा वरना नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सोडियम है इसकी जगह कोई दूसरा कैटायन वैलेंसी सेटिस्फाई करके बैलेंस किया जा सकता है। जैसे इसकी जगह सोडियम भी रख सकते हैं, कैल्शियम भी रख सकते हैं, मैग्नीशियम भी रख सकते हैं, बस वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसलिए इन्हें कैटायनिक एक्सचेंजर बोला गया है। और ये वाटर सॉफ्टनर होते हैं, यानी पानी को मीठा करने वाले। इसके अलावा जब भी इन्हें कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करेंगे तो पहले इन्हें गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, वैक्यूम में गर्म किया जाता है। अब गर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन पोरस में ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पानी होता है, तो उन पोरस में जो पानी है उन्हें उड़ाया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है, ताकि वो पोरस खाली हो जाए और जो भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो रिएक्टिविटी अच्छी रहे। पर अब दिमाग में आएगा सर वैक्यूम में ही क्यों, क्योंकि अगर वैक्यूम में नहीं करवाएंगे तो अगर इन्वायरमेंट में करवाया तो जैसे ही वो पोरस खाली हुए तो इन्वायरमेंट की गैस आके उसके अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, वो पोर वापस बढ़ जाएंगे इस वजह से। तो आप एक बार 4 लाइन पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एप्लीकेशन में क्या है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में इसका यूज आता है। 4 लाइन पढ़नी है बस बेटा। तो ऐसे कैटलिस्ट जो पोर साइज और इस पे पोर स्ट्रक्चर और साइज पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम जियोलाइट्स कहते हैं। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, और इन्हें 3D सिलिकेट भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, 3D सिलिकेट भी बोलते हैं। और इन्हें वैक्यूम में गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट में गर्म करेंगे तो ये पानी तो उड़ जाएगा पर नेचुरली गैस आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। ओके, लास्ट एंजाइम जो आप पढ़ते हैं पूरा बायो में पढ़ चुके हैं आप। एंजाइम जो पढ़ते हैं ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हाई मोलर मास वाले होते हैं। ये वाली टेबल वही है जो आपने मॉड्यूल बायो में पढ़ी है, तो उसका आंसर वही रहता है जो बायो में होता है। इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है नीट में केमिस्ट्री में, तो आगे भी नहीं आएगा। और बाय चांस अगर आ जाए तो आपको वही आंसर लगाना है जो आपने बायो में पढ़ा है। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है इसका या आया हुआ है वो सिर्फ ये 5 पॉइंट है, वो सिर्फ क्या है, ये 5 पॉइंट जो जहां पे मैंने मार्क कर दिया है, यानी ये सिर्फ 5 पॉइंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इसका। तो पहला, एंजाइम जो है वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। हाईली एफिशिएंट का मतलब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका एक सिंगल मॉलिक्यूल ही 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है 1 मिनट में। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए एक फिक्स एंजाइम होता है, तो इस वजह से उनका नेचर जो है हाईली स्पेसिफिक होता है। इसके हाईली स्पेसिफिक होने का पता आपको की लॉग थ्योरी से भी पता लगता है। जैसे हर लॉग के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरह हर एंजाइम, हर सबस्ट्रेट के लिए एक फिक्स एंजाइम होता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक। ये भी नहीं पढ़नी है आपको, आप बायो में पढ़ते हैं पूरी। इसके अलावा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है जो 298 से 310 केल्विन होता है, यानी 25 डिग्री से 37 डिग्री। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरल हो जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि एग जो है हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरल हो जाता है, या बहुत सारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचुरल हो जाती है। और इनकी ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है 5 to 7। तो कभी पूछा जाए कि ये हाईली रिएक्टिव कहाँ पर होते हैं, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज और ऑप्टिमम पीएच रेंज में ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे हमने प्रोमोटर पढ़ा, तो प्रोमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। उसी तरह एंजाइम की रिएक्टिविटी जो है वो मेटल के आयंस अगर हम ऐड करते हैं तो इनकी प्रेजेंस में एंजाइम की रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से इन्हें क्या बोला गया है, कोएंजाइम। क्या बोला गया है, कोएंजाइम।
तो ये 5 पॉइंट आपको सीधे याद रखने हैं। तो पूरे अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो सिर्फ आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है, हेबर प्रोसेस, वो कैटलिस्ट के जो पॉइंट है उसमें भी 8-10 पॉइंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट थ्योरी होमोजीनियस के लिए है, एडजॉर्प्शन के लिए हेटेरोजीनियस है। कैटलिस्ट जियोलाइट के 4 पॉइंट, क्योंकि वो कभी पूछा नहीं गया इसलिए उसके 4 पॉइंट, और एंजाइम के 5 पॉइंट। सबसे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट का ये एक फॉर्म है बेटा, और कुछ नहीं है, उसे नेम दे दिया गया है बस, है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ, है ना। और आपको जब एक्सरसाइज 1 में जब आप कैटलिस्ट के क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन है, प्रोमोटर कौन है, पॉइजन कौन है, क्या ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है। होमो और हेटेरो देखना हो तो वो टेबल देख लेना 181 में, या सिंपल सा पीछे से आंसर देखना और टिक लगा लेना, क्योंकि उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा कि इसमें यही कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो फिक्स है। तो वो आप देखिए, मैंने टेस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा आपका कि भाई टेस्ट में आपसे कैटलिस्ट पूछेगा या नहीं पूछेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था मैंने हमेशा स्टार मार्क कर दिया है वहां पे, है ना। अब आपको टेस्ट में याद करना हो तो टेस्ट में कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें कर सकते हैं, है ना। ओके, तो एक्सरसाइज में जिसको जो भी डाउट हो तो वो पहले पूछ ले एक्सरसाइज के डाउट। ओके, तो पहले जो है एक एक करके एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई डाउट हो, पहले मैं एक्सरसाइज 2 का ले लेता हूँ क्योंकि एग्जाम वाले क्वेश्चन उसी में ही। हाँ, तो किसी को एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट हो, मैंने डेली जो है बेटा पीडीएफ भेज दी, रेगुलर में पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो आप जो है सारी की सारी डाउनलोड करें। तो किसी को भी एक्सरसाइज 2 में डाउट हो तो वही मैसेज करें। नहीं बेटा, अपना खत्म हो गया, बस मैं आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ाने आया था, आपके सर शायद बीमार थे या कुछ थे इस वजह से, है ना। तो अपना काम हो गया। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। आपके 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी को पूछा है और कोई पूछ लो, इसके बाद जो भी होगा आपको पता लग जाएगा बेटा, मेरे को नहीं पता। थर्ड और कोई? ओके बेटा, 11 और 3, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? 7 और कोई? 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 तक ही है, इसमें सारे पूछ लो तुम तो। 10, 12, एक्सरसाइज 2 में इतना तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ बेटा, सारे नंबर बोल दे, सारे बोल दे। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 जिसने भी पूछा है, तो 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? 0 से 1 के बीच में होती है, साफ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, है ना। इसके बाद 7, एडजॉर्प्शन में क्या है बेटा? डेल्टा एस नेगेटिव होता है एडजॉर्प्शन में, और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको मैं। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है और एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। तो ये 8वां भी हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको बोल रखा है कि कोएगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर के, तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? MgSO4 की, तो Mg+2 की पावर सबसे ज्यादा होगी। इससे कम Na+2 की, और इससे कम Na+ की। Which of the following particle coagulate? कोएगुलेशन पावर डिपेंड, तो कोएगुलेशन पावर किस पर डिपेंड करती है बेटा? तो हम डिटेल में पढ़ चुके, पूरा बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड और साइन जो होता है दोनों पर डिपेंड करती है। चार्ज भी तो देखा जाता है बेटा, और साइन भी तो देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, उसके लिए नेगेटिव लिया जाएगा, हार्डनेस इज द रूल। और 12 वाला बेटा आपको बताया था कि AgNO3 और KI की जब रिएक्शन होती है तो AgI का PPT बनता है। अब अगर आप इसे एक्सेस में ले लोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, इसे एक्सेस में ले लोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा।
अब पहले ऑप्शन में आप देखोगे 15 इंटू 0.15, ये 15 आ रहा है और ये 10 आ रहा होगा, तो ये नेगेटिव बनेगा, और दूसरे में 20 आ रहा होगा, 50 इंटू 2 वाला, तो ये 10, 50 इंटू 2, ये 10 आ रहा है और ये 5 आ रहा होगा, तो दोनों में ही नेगेटिव बन रहा है, तो दोनों आंसर दिए हुए हैं। पर आपको एग्जाम में कौन सा लगाना है, जिसमें ज्यादा एक्सेस में हो, है ना। तो आंसर जो है दोनों में से, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन गया था ये क्वेश्चन, मैंने आपको बोला ही था कि जिसमें ज्यादा एक्सेस में हो, तो इसमें जो था वो 75 है, 7.5, 50 इंटू 1.5 इसमें 75 था, और 50 इंटू 2 100 था, तो 100 वाला ज्यादा है, इसलिए एग्जामिनर ने 100 वाला आंसर माना। और फॉग बेटा कहाँ दिखता है, एयर में दिखता है, एयर मतलब गैस, और हाथ से टच होने पे किसका फील होता है, लिक्विड का, तो लिक्विड इन गैस है। पानी के अंदर थोड़ी दिख रहा है फॉग, तालाब के अंदर डुबकी मार के थोड़ी दिख रहा है तेरे को फॉग तो हवा में दिख रहा है। तो ये हो गई एक्सरसाइज 2। और किसी को कोई डाउट एक्सरसाइज 1 में? बेटा एक्सरसाइज 2 का 13 वो तो साफ ही बता रखा है ना, x by m इक्वल्स टू k p की पावर 1 by n होता है, और 1 by n कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में कौन कौन सा ऑप्शन है वो देख लो बेटा, तो 0 से 1 के बीच में एक ही है 0.3, तो 0.3 तो कुछ भी हो सकता है, 0.3 तो है। ठीक है, Na+2F Cp बता दो, सोडियम +2F का Cp बता दो, ये क्या हुआ? सोडियम +2 कब बनता है बेटा? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 सीधा याद करना है बेटा, ये AFMC का क्वेश्चन है, AFMC 2002 या 2000 के अराउंड का क्वेश्चन नहीं। पहले AFMC मैंने आपको पढ़ाया था, जब मिसेल पढ़ाया था तब भी बोला था कि मिसेल के जो क्वेश्चन है ये कहाँ आते थे, AFMC में आते थे। एक्सरसाइज 1 का 33 एंड 45, ओके 33 एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछोगे यार, 33 में क्लास में करवा चुका हूँ आपको। ये KI वाला नेगेटिव कैटलिस्ट कब बनेगा, जब आपको मिलीमोल निकालने, मिलीमोल निकालने m/v करो, जब नेगेटिव कैटलिस्ट कब होगा, नेगेटिव कब बनेगा, जब KI ज्यादा होगा। तो उसमें आंसर क्या है, ये देख ले बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट बनाना है तो देख, एक में 100 ml और 0.1 kgNO3 है, तो 100 इंटू 0.1 कितना आ गया 10, और 100 ml सॉरी 200 ml 100 ml और 0.15 m KI है, तो 100 इंटू 0.15 15 आ गया, तो 15 ज्यादा है, तो इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट बन जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा है। एक्सरसाइज 1 का 45 सोडियम स्टीरेट, मिसेल तो वही होता है ना बेटा, सोडियम स्टीरेट 45 में पढ़ाया, इसी से ही आपको पूरा सोडियम स्टीरेट। 46 तो मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू, तो बेटा एक बार बताओ फ्लोकुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा, तो चार्ज सबसे ज्यादा किसका है, Pb+4 का ऑप्शन में, तो इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसकी पावर तो मैक्सिमम होगी, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो आपसे पावर नहीं पूछी, आपसे वैल्यू पूछी है, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होगा। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10,
बेटा देख ले, इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पोलर का सबसे ज्यादा है, NH3 का। तो आपको बता ही दिया था नॉन पोलर हाइड्रोजन का सबसे कम है, बस। ओपल का मतलब होता है बेटा कीचड़। कीचड़ कैसा दिखता है? सॉलिड। कीचड़ के अंदर क्या होता है? पानी। तो लिक्विड इन सॉलिड, जेल होगा एग्जाम्पल आंसर इसका। आंसर क्या होगा? जेल। इसमें साफ लिखा हुआ है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड फेज, यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 का 8वां बेटा क्लास में ही कर चुके हैं यार। एक ही तो न्यूमेरिकल करवाया था पूरे में। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है इंटरसेप्ट जो है बेटा लॉग के 0.30 दिया है, तो के कितना हो गया? 2, क्योंकि ये log 2 का है। इसके अलावा एंगल आपको 45 डिग्री दिया है, तो स्लोप क्या होता है? 1/n tan थीटा, tan 45 कितना हो गया? 1। और प्रेशर कितना दिया है बेटा? 0.2। तो x/m इक्वल टू क्या होता है? k p की पावर 1/n, k आ गया 2, p दिया हुआ है 0.2, तो 0.4 आ गया बेटा। आपकी इच्छा हो तो कर लेना बेटा। तो ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट का फ्लो होता है बेटा, और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। अब जो सोल्यूट के पार्टिकल जहां पर ज्यादा होंगे उनका फ्लो तो उसी तरफ होगा, पर जहां पर सोल्यूट ज्यादा होगा वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? कम। तो इसलिए सॉल्वेंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि सॉल्यूट का फ्लो किस तरफ ज्यादा होगा? जिस तरफ कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और सॉल्वेंट का फ्लो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जो आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं वैसे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। आपके जो भी डाउट हो, कल डाउट काउंटर है सुबह 9 बजे, तो आप वहां आके पूछ सकते हैं अपने डाउट। आज के लिए इतना ही। ओके बाबा, जय हिंद। आगे जो भी आपको पढ़ाएंगे आप उनसे डिस्कस करिएगा, या आपके पुराने सर पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ाएंगे, आई डोंट नो, है ना। बाय बाय।